नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मीडिया वाली में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग बात किए थे कल वक्फ बोर्ड को लेके। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो हमारे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये खबर है आपके क्लाइमेट के बारे में। क्यों? क्योंकि ये खबर है आपके रोजगार के बारे में। क्यों? क्योंकि ये खबर है आपके विकास और आपके रोजगार के बारे में। इन सब को लेके बात करेंगे और ये सभी जो भी मैंने नाम लिया, ये सभी एक दूसरे से एक कड़ी में जुड़े हुए हैं। दरअसल पूरा मामला हैदराबाद का है। हैदराबाद में अभी लगातार तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। वहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल के कटाई को रोकने के लिए प्रोटेस्ट किए और उस स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया गया। इन सभी को लेके लगातार विवाद चल रहा है, कई सारे डिबेट हो रहे हैं और ये बातें की जा रही है क्या देश के विकास करने के लिए सारे जंगलों को काटना, हमारे देश के पर्यावरण को खराब करना सही है? ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसके ऊपर हम आज डिटेल में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे अगर आप यानी हम और पूरे देश के लोग विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए जंगल काटना कितना जरूरी है और बिना जंगल काटे किस तरह से काम किया जा सकता है। क्या कोई ऐसा देश है जो बिना जंगल काटे भी ऐसी चीजें यानी विकास करे जा रहा है? क्या कोई ऐसा देश है जो जंगल काटने की वजह से आज बर्बाद हो चुका है? या फिर इस तरह की तमाम सी बात पे चर्चा करेंगे, एक एक कर समझेंगे सारी बातों को। तो शुरू करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री का ये मानना है और ये संकल्प है कि हैदराबाद को बहुत ज्यादा तेजी से विकसित शहर बनाया जाए। इसको लेके वो लगातार कई सारे प्रोजेक्ट चालू कर चुके हैं, कई सारे काम हो रहे हैं, कई सारे जंगलों को काटा जा रहा है ताकि वहां पे डेवलपमेंट किया जा सके, वहां पे कई सारी चीजें बनाई जा सके। इसी बीच क्या होता है कि बड़े एरिया के जंगल को काटा जाता है। आसपास में जो कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं हैदराबाद में, वहां के बच्चे आ जाते हैं और उस बुलडोजर पे जो किरात होते हैं उस पे खड़े हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं कि आप जंगल को मत काटिए, उसे रोकने लगते हैं, प्रार्थना करते हैं और कई सारे स्लोगन्स भी वो लगातार चिल्लाते हुए कहते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि अगर पर्यावरण नहीं रहा तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे और शहरों की तरह हमारे हैदराबाद को मत बनाइए। ये तमाम सी गुहार होती है। जिसके बाद पुलिस आती है। पुलिस कहती है कि आपने सरकारी काम में दखलंदाजी की और उसे हिरासत में लेके चली जाती है। घटनाएं यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद कई सारे वीडियोस वायरल होने लगते हैं और इस वीडियो में देखा जाता है कि जिस तरह से जंगल काटे जा रहे थे उस वक्त सारे पक्षियों की रोने की आवाज, वो रो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो बिलख रहे हैं कि अब उनका जो घर है वो टूट रहा है, वो अब कहाँ जाएंगे। आपको याद होगा कई सारे चिड़िया, कई सारे गोरैया, हमारे जो छोटे छोटे पक्षी होते थे हमारे घर में आया करते थे, पहले वो गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। शहर में हमें पक्षी नहीं दिखते हैं। इन सब का यही कारण है, जंगल को काट के घर बनाना, बिल्डिंगें बनाना, विकसित करना, देश को विकास करने की कोशिश करना और इसी वजह से जंगल को काटना और जिसकी वजह से लगातार पशु पक्षी कम होते जा रहे हैं। वहां पे भी ये देखा गया। इसके बाद से वीडियो वायरल हुए और इस पे चर्चाएं शुरू हुई। देखिए, पूरा मुद्दा तो मैंने आपको समझा दिया। अब इस पे हम बात करेंगे कि इसमें हमारे और आपके लिए क्या है। तो इसी पे कई सारे लोग टिप्पणी कर रहे हैं। अब इस पे हमारी टिप्पणी क्या है, मैं भी कुछ टिप्पणी करना चाहूंगी। इन सभी के बीच हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को लेके क्या होता है अगर जंगल काट दिया जाता है, क्या होता है अगर विकास के राह में तेज रफ्तार पकड़ा जाता है। आपको याद है बेंगलुरु को सबसे ज्यादा विकसित शहर माना जाता है। क्या हुआ है आज वहां पे? पूरे शहर को कंक्रीट से ढक दिया गया। वहां जमीन कहीं शायद ही आपको नजर आए, वहां पेड़ पौधे शायद ही आपको नजर आए और वहां पे ग्राउंड लेवल यानी पानी का जो लेवल है, वो वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। वहां पे पानी के क्राइसिस आए दिन देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही आप बात करेंगे हीट वेव, जैसे गर्मी आ रही है, फरवरी मार्च से ही गर्मी इतनी लगती है कि हम लोग एसी कूलर चलाना शुरू कर देते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लगातार पेड़ों को काट रहे हैं।
पेड़ हमें हमें हम सभी को पता है, हम सभी ने बचपन में पढ़ा है कि पेड़ हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। और समय पे बारिश नहीं आएगी, समय पे मौसम चेंज नहीं होगा। इसके अलावा लगातार बाढ़ जैसी समस्या है, नेचुरल डिजास्टर है, ये बहुत सारी समस्या बहुत जल्द आना शुरू हो जाएगा और ये आना शुरू हो चुका है। तो ये सारी समस्याएं लगातार हो रही है और ऐसे में विद्वान लोग ऐसे डिफोरेस्टेशन का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है जंगल के कटाव पर बहुत ही सख्त नियम होने चाहिए कि कोई भी आसानी से किसी भी जंगल को काट ना सके। ऐसे कई सारे देश हैं दुनिया में जहां पे लगातार जंगल के कटाई के कारण कई सारी समस्याएं भी हुई है। पूरी दुनिया में समस्या हुई है, सिर्फ देश में नहीं। उसी में से एक उदाहरण देती हूँ मैं, उसमें से है द गार्जियन, जो एक प्रेस्टीजियस मैगजीन है। उसमें लगभग 2018 में एक आर्टिकल छपे थे। उस आर्टिकल में ये कहा गया था कि ब्राजील में जिस तरह से जंगल में कटाई चल रही है, इससे ना सिर्फ उस पूरे देश को, ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि पूरे दुनिया में इकोसिस्टम भी खराब हो रहा है, पृथ्वी का इकोसिस्टम खराब हो रहा है। और ये बोला गया था कि आने वाले समय में लगातार ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ेंगी। सिर्फ ब्राजील में ही नहीं, ये समस्याएं और भी जगह देखी गई हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इंडोनेशिया का, जहां पे इन्वायरमेंटल रिसर्च लेटर ने एक रिसर्च पेपर जारी किया, जहां पे उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि इंडोनेशिया में जिस तरह से जंगलें काटी जा रही हैं, जिस तरह से पिटलैंड एंड ट्रॉपिकल जंगल में कटाई चल रही है, इससे ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती है, बल्कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खतरा बढ़ जाता है। ये तमाम सी समस्याएं हैं जो कि हमें कई सारे देशों में दिख सकता है। हम एक या दो देश का नाम ले रहे हैं, लेकिन ऐसे आप अगर चेक करेंगे तो आपको गूगल पे बहुत सारे देश पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। अगर जंगल के काटने की वजह से इतनी सारी समस्याएं होती हैं, तो क्या विकास करना रोक दिया जाए? तो क्या हम देश का विकास रोक के जंगल में रहना शुरू करें? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका दूसरा भी उदाहरण है, मैं आपको अब दुनिया के उन देशों का उदाहरण दूंगी जहां पे कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं और वो बिल्कुल भी जंगल की कटाई नहीं किए, इवन जंगल को दुगुना कर दिए हैं और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर वहां पे बिजली भी पैदा करते हैं और अपने देश को चलाते भी हैं। कई सारे मैं उदाहरण देती हूँ आपको। पहला उदाहरण है कोस्टा रिका का, जहां ये एक ऐसा देश है जहां पे 99% बिजली का जो इस्तेमाल होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी से होता है। और वहीं पे दूसरी चीज जो सबसे खास है कि 1980 तक यहाँ पे बहुत कम जंगल हुआ करते थे, जो कि 30 साल बाद देखा गया कि यहाँ पे जंगलों की संख्या, जंगल के जो जिस हिस्से में जंगल हुआ करते थे वहां 2 गुना हो चुका है। उन्होंने जंगल बढ़ाया, पेड़ पौधे लगाए, जंगलों की संख्या बढ़ाई, एरिया बढ़ाए और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड होके चीजों को बेहतर करते गए। उसके साथ ही मैं आपको एग्जांपल दूंगी नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब ऐसे देश हैं जहां पे लगातार जंगलों को बढ़ावा दिया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ी है और इससे वहां के लोग खुश भी हैं, लोग साफ हवा में सांस भी ले पा रहे हैं, शांति से जिंदगी भी बिता रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की बहुत सारी समस्या वहां देखने को नहीं मिलती है, तो और ना ही वहां पे बेरोजगारी है, ना ही वहां पे रोजगार की कमी है, लोग खुशी से जिंदगी बिता रहे हैं। तो ये तमाम सी चीजें वहां पे हैं। और कुछ और नाम ले तो जैसे भूटान, न्यूजीलैंड, जर्मनी, इन सभी जगह, जर्मनी भी विकसित देशों में से एक है और वहां पे 30% एरिया पे जंगल है, 30% एरिया में जंगल है और वहां पे जंगलों को बढ़ावा ही दिया जाता है, जंगलों को काटा नहीं जाता विकास के लिए, और ये अच्छी बात है। हमारे देश में भी ऐसी चीजें होनी चाहिए। हमारे देश में जब हम विकास की बात करते हैं तो हमें सतत विकास पे ध्यान देनी चाहिए। हमें इस बात पे ध्यान देनी चाहिए कि हम किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके, इस्तेमाल करके चीजों को बढ़ावा दे, और ना कि लगातार जो भी इन नेचुरल सी चीजें हमारे पास है हम उसे हार्म करते जाएं, उसे डिस्ट्रॉय करते जाएं। हम ये चीज ना करें, हम ये करने से बचे। ये हमारी भी जिम्मेदारी है एक नागरिक होने के नाते, और एक सरकार में बैठे जो नेता हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि देश के विकास के कारण आप अपने नेचुरल रिसोर्स को खत्म ना करें, आप अपने नेचुरल रिसोर्स को बचाएं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स अगर एक बार खत्म हो जाते हैं तो दोबारा
होने में उन्हें बहुत लंबा समय लगता है। तो तब तक हो सकता है हमारे आने वाली पीढ़ी बहुत बड़ी क्राइसिस में फंस सकती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने साथ साथ अपने फ्यूचर की भी सोचें और उस हिसाब से काम करें। क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। साथ में हमें ये बताएं कि आज के टाइम में यानी 2025 में क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है और इसके लिए क्या क्या समाधान है, कमेंट में बताएं। धन्यवाद।